आज के इस सत्र की हमारी जो वार्ता रहेगी, वो ये रहेगी कि किसी भी परीक्षा को जब हम देते हैं, फाइट करते हैं, तो उससे पूर्व जब हम तैयारी करते हैं, तो इस दौरान अभ्यर्थियों की एक सामान्य-सी एक शिकायत रहती है या फिर खुद से शिकायत रहती है कि सर लंबे समय तक किसी भी विषय वस्तु को याद कैसे रखें, रिवीजन को कैसे मैनेज करें? कई बार चीज़ें समझ में नहीं आती और मैं ये मानता हूँ कि एक स्टूडेंट को मेहनती होने के साथ-साथ समझदार होना भी बहुत ज़रूरी होता है। चयन के लिए केवल मेहनत ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि एक समझदारी, एक परिपक्वता भी आवश्यक है। देखो, मेहनत सभी स्टूडेंट करते हैं। मान के चलिए कि जैसे 5 लाख बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हो, तो 90% भली भीड़ हो, लेकिन 10% अच्छे बच्चे होते हैं उसमें। अब 5 लाख में से 50,000 वाक़ई में ठीक होते हैं और उसमें से 25-30 हज़ार वाक़ई में बहुत सीरियसली मेहनत करते हैं और अंत में चयन 5-7% का भी नहीं हो पाता, क्योंकि सीट बहुत कम होती है, आपको पता है। और इन दिनों सीट निरंतर कम होती जा रही है। रीज़न्स क्या है, वो नहीं पता हमें, बट भविष्य में हो सकता है कि नियमित भर्तियाँ हो, इस वजह से ये सीटें कम कर देंगे ताकि सालाना वैकेंसीज़ आती रहेगी, शायद ऐसा ही कुछ होगा। तो मेहनत के साथ में समझदार होना भी बहुत ज़रूरी होता है एक चयन के लिए, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि अगर विद्यार्थी समझदार नहीं है, तो ना तो वो सही मटेरियल चयन कर सकता। अगर विद्यार्थी समझदार नहीं है, तो वो हर किसी के बातों में आ जाएगा। मार्केट का कोई भी स्टूडेंट उसको भ्रमित कर सकता है। लेने कोई और पुस्तक जा रहा था और बीच में मिल गया कोई कि नहीं, वो ठीक है, वो लेके आ गया। अगर विद्यार्थी समझदार नहीं है, तो बाज़ार के अंदर वो ग्राहक बन के रह जाएगा। अगर विद्यार्थी समझदार नहीं है, तो वो पढ़ाई को भी ठीक तरीके से नहीं कर पाएगा। वो करियर के लिए भी इतना समझदार नहीं हो पाएगा। अगर विद्यार्थी समझदार नहीं है, तो परीक्षा हॉल में भी वो गलतियाँ करेगा। तो समझदार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेहनत के साथ-साथ में समझदारी आनी चाहिए। समझदारी का मतलब क्या है? समझदारी का सीधा-सीधा मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए सही क्या है और गलत क्या है। आपको पता होना चाहिए कि आप जो है वो जो निर्णय ले रहे हो सोच समझ के, वो कोई भी ऐरा-गैरा आके आपका प्रभावित ना करे। आप जो विषय वस्तु पढ़ रहे हैं, उसके ऊपर आप भरोसा कर सकें। कोई भी आके आपका अपनी विषय वस्तु पे अविश्वास उत्पन्न ना करे। समझदार वो होता है जिसको पढ़ने के तौर तरीके पता होते हैं कि किस तरह से चीज़ें करूँगा तो मैं रिज़ल्ट निकाल सकता हूँ। आज नहीं तो कल, 1 साल नहीं तो 2 साल बाद, लेकिन रिज़ल्ट मिल जाता है। तो मेहनत के साथ-साथ में समझदारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो एक सामान्य सी बातें रहती है बच्चों के मस्तिष्क में कि सर किस तरह से इसको मैनेज करें कि रिवीजन भी टाइम पे हो, चयन भी अच्छे से हो जाए और साथ-साथ में याद भी हो। देखो, हर व्यक्ति के, हर स्टूडेंट की दिमाग की एक क्षमता होती है और अगर आपको सब कुछ याद हो और आप कभी भूलो ही नहीं, तो ये आपके लिए बहुत दर्दनाक हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति को बुरी चीज़ें भूलनी पड़ती है, अच्छी चीज़ें याद रखनी पड़ती है। इसलिए स्मृतियों की इतनी अधिकता अगर होगी और विस्मृत होने की विशेषता नहीं होगी, तो व्यक्ति परेशान होगा। इसलिए सृष्टि ने नियम बनाया है कि हर व्यक्ति भूलता है, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, और ये साइकिल रहता है। लगभग-लगभग किसी भी विषय वस्तु को अगर आप वापस नहीं देखते हैं, तो वो 20-21 दिन के बाद में धुंधली होनी शुरू हो जाती है। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ ना कि जब भी आपकी परीक्षा हो, उससे 15 दिन पहले एक बार पूरे सिलेबस एक बार आँखों से निकाल लो। कॉन्फिडेंस भी आता है, एक्यूरेसी भी आती है। तो भूलने की प्रवृत्तियाँ सब में ही हैं। इस सृष्टि में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको एक बार पढ़ने के बाद वापस नहीं पढ़ना पड़ता। तो सब भूलते हैं, तो आपको ये चिंता नहीं करनी, केवल आप भूलते हैं, सब भूलते हैं। किसी को भी स्थायी याद नहीं होता। 20-21 दिन का साइकिल है, इस साइकिल में याद रहता है और उसके बाद वापस धुंधला पड़ता है और 1-2 महीने नहीं देखा तो हम भूल जाते हैं। बिल्कुल तथ्य ऐसे लगने लगते हैं जैसे पढ़े हुए भी है, नहीं पढ़े हुए भी है। तो एक विद्यार्थी को किस तरह से इन सारी चीज़ों को अच्छे से मैनेज करना चाहिए? देखो, मैं मानता हूँ कि एक अच्छी प्लानिंग होनी बहुत ज़रूरी है। आपको, एक स्टूडेंट को अपनी तैयारी शुरू करने से पहले एक बढ़िया योजना बनानी चाहिए। देखो, योजनाओं के बिना आप लक्ष्य विहीन हैं। आपके पास में बढ़िया प्लानिंग होना चाहिए कि जैसे अभी आप वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहे हो या अध्यापक की कर रहे हो या व्याख्याता की कर रहे हो, तो आपके पास एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कि मुझे किस तरह से काम करना है कि एटलीस्ट 3-4 बार सिलेबस पूरा हो जाए और बहुत सारा रिवीजन हो जाए, बहुत सारा आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ये सारी चीज़ें आपको पहले से एक बढ़िया से योजना बनानी है। देखो, योजना बनाएँगे तभी अपन योजना लागू कर पाएँगे। अगर योजना बनाई ही नहीं है तो लागू क्या कर पाओगे? भले ये योजना आप दिमाग में बनाओ। जैसे जैसे मैं मान लो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा होता अभी या सेकंड ग्रेड कर रहा होता, तो मुझे पता है मेरे पास में अभी 7 महीने हैं या 8 महीने हैं या 4 महीने हैं। तो मैं ऐसी प्लानिंग करता कि भई पहले 4 महीने मुझे एक बार ये कोर्स पूरा, कम से कम 4 महीने में, अधिकतम सॉरी, पूरा कर लूँगा। उसके बाद मैं ये करूँगा, उसके बाद ये करूँगा, ऐसे करके, और परीक्षा से पहले मैं एक बार, 15 दिन पहले एक बार फिर कोर्स पढ़ लूँगा। इस तरह से एक अच्छी प्लानिंग पहले आप करिए। प्लानिंग कर ली, प्लानिंग में क्या चीज़ें ध्यान रखनी है कि एटलीस्ट 3 से 4 बार सिलेबस हो। प्लानिंग में क्या ध्यान रखना है कि खूब सारा रिवीजन हो और प्लानिंग में क्या ध्यान रखना है कि खूब सारी प्रैक्टिस हो। क्योंकि बिना रिवीजन और प्रैक्टिस के कभी भी कोई भी विद्यार्थी सफल नहीं हो सकता, क्योंकि एक बार पढ़ने से आपको फ्रूट नहीं मिल पाएगा। एटलीस्ट 3 से 4 बार, 5 बार पढ़ते हैं और उसकी खूब सारी प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके हमें पता चल पाता है कि वास्तव में किस तरह से चीज़ें हैं वो परीक्षा में आती है और किस तरह से हम उसका उत्तर निकालने में सक्षम होते हैं। तो एक बढ़िया प्लानिंग कीजिए। उसके बाद क्या करना है आपको, अच्छे से पाठ्यक्रम का हर एक पॉइंट याद कीजिए कि पाठ्यक्रम में क्या है और क्या नहीं है। हमें टेक्निकल टीम कई बार बताती है कि सर 10 में से 5-6 फ़ोन ऐसे होते हैं बच्चों के, कोर्स लिए हुए बच्चों के, जिनको ये नहीं पता कि सिलेबस क्या है। मुझे बड़ा दुःख होता है कि आप व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, आप वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं और आपको नहीं पता कि सिलेबस में क्या है और क्या नहीं।
पाठ्यक्रम अच्छे से पता हो और उसके बाद में एक सीमित सी लिमिटेड सामग्री जो है वो आप जो है वो आपके यूँ कहिए कि सामग्री हो, और सामग्री कैसी हो? बहुत लिमिटेड हो। बहुत अधिक सामग्री नहीं, बहुत लिमिटेड सामग्री हो, कम से कम सामग्री आपके पास में होनी चाहिए ताकि आप उसको रिवीजन कर सको। तो देखो, पाठ्यक्रम बढ़िया पढ़ लिया, सिलेबस पढ़ लिया और उसकी सामग्री को चयन कर लिया। फिर भटकना नहीं है, क्योंकि आप कहीं पे भी जाओगे, जैसे लाइब्रेरी चले गए, लाइब्रेरी में पास बैठा हुआ बच्चा जो है वो आपको भटका देगा। वो कहेगा ये किताब काम की नहीं है, आप ये लेके आ जाओ। क्यों? वो कौन तय करने वाला? वो तो खुद संघर्ष कर रहा है। उसको तो खुद को नहीं पता कि परीक्षा कैसे पास करनी है। और अगर मान लो कर भी ली है, तो ज़रूर थोड़ी किसी ने परीक्षा पास कर ली वो सबसे वो बताएगा, वो सारा सही बताएगा। हमने तो टॉपर्स को बिकते हुए देखा है। यहाँ तक कि लोग सिलेक्शन के बाद अलग भाषा बोलनी शुरू कर देते हैं। पढ़ते कहीं और से, बताते कुछ और है। और मैंने चयनित स्टूडेंट्स जितने भी हुए हैं, हम बहुत नज़दीक से उनको नोटिस करते हैं। हम देखते हैं कि पढ़ क्या रहे होते हैं, नौकरी के बाद वो क्या अलग ही बताते हैं। तो क्यों भरोसा करना किसी के ऊपर? आपने अगर सामग्री अपनी चयन कर ली है, तो उसको भगवान मानिए और उसके ऊपर आप अंधे तरीके से लग जाइए। फिर अगर आप डाइवर्ट होते हैं, कोई भी आके एक लाइब्रेरी में आपके सहपाठी आपको डाइवर्ट कर रहा है, तो फिर हो गया काम, आप परिपक्व और समझदार विद्यार्थी तो नहीं है। ये कर लिया, उसके बाद क्या करना है? फिर उसके बाद इस योजना को लागू करना है, और इतना तरीके से करना है कि आपकी योजना जो है वो ढंग से लागू हो। और अगर ढंग से योजना लागू हो गई, परीक्षा तक लगे रहना है, तो निश्चित तौर पे आप सफल हो जाओगे, और जितना इस मार्केट से दूर रहेंगे, उतना आपको फ़ायदा होगा। अब इन सब चीज़ों के साथ-साथ में और क्या बातें ध्यान रखनी है, ये तो आपको करना ही है। इसके अलावा हर दिन जब प्लानिंग करो, तो हर दिन कौन-सी और बातों को ध्यान रखना है। जैसे अ, सबसे पहले होता है पाठ्यक्रम को पूरा पढ़ना, पाठ्यक्रम पूर्ण करना। लिमिटेड सामग्री से आपने पाठ्यक्रम पूर्ण किया। आपके दिन का हिस्से में कम से कम पाठ्यक्रम पूर्ण करना, ये तो होना ही चाहिए। अब जैसे सुबह उठे, 5-6 घंटे आपने बढ़िया से सिलेबस पढ़ा। अब एटलीस्ट दिन में 1-2 घंटे प्रैक्टिस होनी चाहिए। हर दिन पाठ्यक्रम पढ़ने के साथ-साथ 1-2 घंटे, एटलीस्ट 1-2 घंटे प्रैक्टिस होनी चाहिए। इस हेतु आपको क्या करना है, पीवाईक्यूज़ ले आओ बहुत सारे। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन्स जितने भी आते हैं, मार्केट से ले आओ। और हर दिन एटलीस्ट 1-2 घंटे आपको क्या करना है, एक-एक प्रश्न लिया और उसके ऊपर एनालिसिस करना है। देखो, सॉल्व नहीं करना, एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब क्या होता है? एनालिसिस का मतलब होता है कि जैसे प्रश्न आपने पढ़ा, प्रश्न पढ़ने के बाद पहले ऑप्शन मत देखो, आप खुद से आंसर निकालने की कोशिश करो कि इसका उत्तर क्या है। उत्तर निकाला, नहीं निकल रहा है, फिर ऑप्शन देखो। ऑप्शन देखने के बाद दूसरे ऑप्शन पे भी सोचो कि ए क्यों नहीं हो सकता, बी क्यों नहीं हो सकता, सी क्यों है, डी क्यों नहीं हो सकता। इस तरह से चारों विकल्प पे थोड़ा-थोड़ा पूरा दिमाग लगाओ आप। तो आप 1-2 घंटे में मुश्किल से 30-40 प्रश्नों को बढ़िया से सॉल्व कर पाएँगे। और एटलीस्ट हर दिन आप में इतना होना चाहिए, क्योंकि जितने अधिक प्रश्नों को आप एनालिसिस करोगे, इससे एक तो आप मैच्योर हो जाओगे, परिपक्वता जिसे अपन कह सकते हैं। आपको पता लगने लग जाएगा कि प्रश्न कैसे आते हैं, प्रश्नों की भाषा को कैसे समझना है, प्रश्नों का उत्तर कैसे निकालना है। आपको समझ में आ जाएगा कि प्रश्न को अटेंड कैसे करना है, कौन से प्रश्न छोड़ने योग्य होते हैं, किस विषय वस्तु से किस जगह जाके आपको पढ़ना है ताकि प्रश्नों का उत्तर अच्छे से निकल सके। आप जितने अधिक एनालिसिस करोगे, उतना आप कंटेंट को ठीक से डाइजेस्ट कर पाओगे कि कौन-सी विषय वस्तु अपने पढ़ने योग्य है और कौन-सी विषय वस्तु छोड़ने योग्य है। जितना अधिक एनालिसिस होगा, उतना ही आपको अपनी पाठ्य वस्तु के ऊपर या जो आपके पास में आपकी जो सामग्री है, उस पे आपका भरोसा बढ़ता जाएगा। इसलिए कहते हैं कि बहुत ज़रूरी होता है एनालिसिस करना, और डेली 1-2 घंटे। मैं तो कहता हूँ टेस्ट सीरीज़ इतनी ज़रूरी नहीं है, जितना पुराने प्रश्न जो है, पुराने प्रश्न का तात्पर्य ये नहीं है कि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें तो केवल फर्स्ट ग्रेड ये। अरे पुराने प्रश्न का तात्पर्य है, जैसे आप सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो उस सब्जेक्ट के जितने भी पेपर है, चाहे यूपी ने लिया हो, चाहे मध्य प्रदेश ने लिया हो, चाहे यूजीसी ने लिया हो, सारे पेपर्स लाइए और उनका एनालिसिस करिए। एटलीस्ट दिन में 1-2 घंटे तो ये काम करना ही चाहिए। जितना ज़्यादा एनालिसिस होगा, उतनी आप में मैच्योरिटी आएगी, उतनी आपकी एक्यूरेसी बढ़िया आएगी, और यही आपको समझदार बनाएगा। बाकी आप मूर्खों की तरह अगर पूरे दिन नोट्स या किताबें पढ़ ही रहे हो, उसकी अगर एनालिसिस प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो ये वो बात हो जाएगी कि गाड़ी के सारे नियम आपको आते हैं चलाने के, लेकिन आप ड्राइवर नहीं बन पाओगे। ड्राइवर तभी बन पाओगे जब आप सीट पे बैठ के उसकी प्रैक्टिस करोगे, एनालिसिस करोगे, तब जाके आप ड्राइवर बन पाओगे। स्विमिंग के नियम मुझे सब पता है, लेकिन मुझे स्विमिंग नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि उसकी प्रैक्टिस नहीं है। इंग्लिश की ग्रामर के रूल्स हमें पता है, लेकिन हम इंग्लिश नहीं बोल सकते क्योंकि हमारी वो प्रैक्टिस नहीं है। वो सेम बात यहाँ पे भी लागू होती है। अब क्रिकेट के नियम पता होने से आप अच्छे क्रिकेटर नहीं हो सकते। उसी भांति अगर आपको अच्छा करना है एग्जाम हॉल में, तो पढ़ने के साथ-साथ में प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, और प्रैक्टिस पीवाईक्यूज़ कीजिए। जितने भी पीवाईक्यूज़ मार्केट में आते हैं, आप अपने रूम में रखिए, और जैसे ही टॉपिक पूरा हुआ, आप ये काम दिन में, मैंने कहा दिन में 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो ये पाठ्यक्रम पूर्ण करिए, आप अपनी रणनीति से चलिए कि भाई 2 घंटे ये पढ़ रहे हैं, 3 घंटे वो पढ़ रहे हैं, वो ठीक है, चल रहा है, मेजॉरिटी ऑफ टाइम इसको दे दो, 5-6 घंटे दे दिए। बट 1-2 घंटे आपको पीवाईक्यू को देने हैं। अब आप मुझे कहोगे कि सर पीवाईक्यूज़ हम कर लेंगे, हम सर एनालिसिस भी कर लेंगे और हम ये सब चीज़ें कर लेंगे, लेकिन कौन-सा पीवाईक्यूज़ करें? जिस सुबह जैसे आपने इतिहास पढ़ा है, इतिहास में आपने जैसे मिडाइवल पढ़ा है, तो शाम को एनालिसिस मिडाइवल का ही करें या किसका करें? तो मेरी रणनीति ये रहा करती थी, जैसे मान लो कि जनवरी है, जैसे मान लो, ठीक है? और जनवरी में जैसे मैंने आधुनिक भारत और विश्व इतिहास पढ़ा, और फरवरी आया, फरवरी में जैसे मैंने मध्यकाल शुरू किया, मान लेते हैं, तो मैं फरवरी के अंदर जो एनालिसिस करूँगा, वो करूँगा आधुनिक भारत और विश्व का। क्यों? क्योंकि मेरे को पूरा पड़ा हुआ है और मैं पूरी फरवरी उसका एनालिसिस करता रहूँगा। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि फरवरी में मध्यकाल और एक और पार्ट ले लो, राजस्थान का ले लो, इसका तो मेरा पाठ्यक्रम पूरा हो जाएगा, और साथ-साथ में जनवरी का पढ़े हुए का पूरा एनालिसिस होता रहेगा। और अब ये एनालिसिस करोगे तो इसका रिवीजन अपने आप साथ में होता जाता है। फिर जब मैं मार्च में 2 नए पोर्शन लूँगा,
तो जनवरी और फरवरी का फिर मैं फरवरी के रिवीजन और एनालिसिस पे बल दूंगा। इससे क्या होता है कि आप एनालिसिस प्रश्नों का जब करते हो, तो जो आप पूरा पोर्शन पढ़ चुके हैं, जो छोड़ चुके हैं, जैसे मान लो कि पॉलिटिकल साइंस, जैसे कोई आरएस की तैयारी कर रहा है, अब जैसे अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है, अक्टूबर में वो भूगोल और इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है, सितंबर में मान लो उसने पॉलिटिकल साइंस पढ़ के छोड़ दिया, तो अक्टूबर में जरूरत इस बात की रहती है कि अक्टूबर के अंदर वो पॉलिटिकल साइंस का एनालिसिस करे, प्रश्नों को मिलाए। इससे क्या होगा कि 2 सब्जेक्ट का पाठ्यक्रम चल रहा है और साथ में पीवाईक्यू पुराने वाले के चल रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि साथ में बने रहोगे आप। तो इस हिसाब से कोशिश करनी चाहिए। और अगर कोई स्टूडेंट मैं कह रहा हूँ कि 10 बार सिलेबस पाठ्यक्रम पढ़ ले और उसने अगर पीवाईक्यूज नहीं किए और उनका अगर एनालिसिस नहीं किया है, तो बहुत संभावना है कि परीक्षा हॉल के अंदर गलतियां करके फेल होगा। ये तय बात है, भले आप दुनिया की सारी टेस्ट सीरीज दे दो, जब तक ये एनालिसिस नहीं होगा। अरे बच्चे तो क्या करते हैं, मैं देखता हूँ कि प्रश्नों को देखते हैं, सीधा पीछे पेज मोड़ के उत्तर देख के लगा के चल जाते हैं। क्यों लापरवाही कर रहे हो ये? अरे एनालिसिस ये नहीं होता, प्रश्न के ऊपर जान लगे या उत्तर निकालने की, तभी समझदारी आएगी, तभी दिमाग के ऊपर जोर डाला जाएगा कि क्या क्या चीजें याद करने की कोशिश की जाएगी। और आज की तारीख में मैं हमेशा कहता हूं कि मेहनती बच्चों की कोई कमी नहीं है। आपकी मेहनत पे मुझे कोई डाउट नहीं है, बट मुझे डाउट इस बात का कि आप ये चीजें नहीं करते, ये चीजें आप नहीं करते। और मैं बताऊं, हम लोग जब तैयारी करते थे, मेरा जो ग्रुप पढ़ता था, ईमानदारी से कह रहा हूं, हम लोग ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जिस दिन 20-30 प्रश्नों का बढ़िया से डिटेल्ड एनालिसिस नहीं किया हो। जैसे कोई सिंपल प्रश्न आ गया हमारे सामने, तो वो भी देखते थे कि इसके उत्तर में ये क्यों नहीं है, ये क्यों है। एक एक ऑप्शंस के ऊपर पूरी माथापच्ची करते थे, 5-7 मिनट एक ऑप्शन को देते थे, और परिणाम ये निकलता था कि 1-1.5 घंटा, वो 1-1.5 घंटा कौन सा लेते थे हम, भोजन बनाते वक्त ले लिया, या बहुत पढ़ाई में मन नहीं था उस समय, या फिर खेल के आए थे या खेलने जा रहे हैं उस समय थोड़ा 1 घंटा पहले मन नहीं है पढ़ने का, उस समय हम एनालिसिस का काम करते थे। और एनालिसिस के लिए हमने तय कर रखा था कि जो पोर्शन हम पूरा पढ़ के साइड में रख चुके हैं उन्हीं को एनालिसिस करेंगे। अभी जो करंट का पढ़ रहे हैं, जैसे सुबह आपने आधुनिक बात पढ़ा, शाम को अगर आप एनालिसिस करोगे तो एनालिसिस हो ही जाएगा, क्योंकि दिमाग पे जोर देने की जरूरत नहीं है, सुबह पढ़ा है तो शाम को सारे उत्तर आराम से निकलेंगे। ये एनालिसिस नहीं है। जनवरी का पढ़ा हुआ का एनालिसिस फरवरी में करो, और फरवरी वाले का एनालिसिस मार्च में करो, और मार्च में जो पढ़ रहे हो उसका एनालिसिस अप्रैल में करो। पूरा कोर्स हो जाता है, फिर वापस उसको इस हिसाब से घुमा दो। तो एटलीस्ट एक दो, और ये कौन से एनालिसिस करने, ये योजना आपको बनानी है। बट ध्यान इस बात का रखना है कि सुबह पढ़ी हुई का शाम को एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। ये एनालिसिस की आवश्यकता एटलीस्ट 15-20 दिन बाद में होनी चाहिए। इससे क्या होगा, पुराना सब्जेक्ट भी कनेक्ट रहेगा जो आपने पहले 1 महीने पहले पढ़ा है, और नए वाला भी साथ साथ में पढ़ते रहोगे। तो एक तो ये चीजें करें, इससे क्या होगा कि आपकी मेमोरी अच्छी हो जाती है, और आपको वो पॉइंट जो है ना, क्योंकि किसी भी परीक्षा में 50-60% सवाल जनरली रिपीट होते हैं। जनरली कह रहा हूँ, कोई जब आप कहोगे सर पॉलिटिकल साइंस में तो नहीं हुआ, अब देखो हर जगह ये बातें लागू नहीं होती, एक्सेप्शनल्स आर देयर, हर जगह होते हैं। परंतु मोस्टली ये होता है कि 50-60% सवाल इतिहास जैसे विषय में, भूगोल में मैं देखता हूँ रिपीट होते हैं। अब आप अगर इनका इतना बढ़िया एनालिसिस करोगे ना, तो किसी भी विषय की जो मेन मेन पॉइंट्स होते हैं वो कंठस्थ हो जाते हैं, और मेन पॉइंट कंठस्थ हो जाते हैं तो उसके बाद कुछ बिंदु ही आपको याद करने पड़ते हैं, तो परीक्षाओं को आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। इसलिए ये चीजें बहुत जरूरी है, आज की जनरेशन ये सबसे कम करती है। और अगर आप ये कर रहे हैं तो आप बहुत अधिक बेरोजगार नहीं रहने वाले, ये मैं आपको लिख के दे देता हूँ। जो मैंने ये पीवाई क्यूज एनालिसिस का जो तरीका बताया, अगर आप ये कर रहे हैं ना, तो निश्चित तौर पर आप बहुत जल्दी सफल होने वाले हैं। और तीसरी बात, रिवीजन। एक स्टूडेंट को अपने दिन के अंदर एटलीस्ट ये 3 चीजें शामिल होनी चाहिए, तभी ये लंबे समय तक याद रह पाएंगे, तभी रिवीजन मैनेज हो पाएगा, और तभी आप किसी भी परीक्षा को अच्छे से पास कर सकते हैं, प्रॉपर प्लानिंग के साथ टिल एग्जाम तक आप लगे रहते हैं। तो अब इसको कैसे मैनेज करना है, देखो, अब आपको पीवाई की तो बात होगी, 1-2 घंटे आपने इसको दे दिए, 5-6 घंटे आपने पाठ्यक्रम को दे दिए, है ना। पाठ्यक्रम पूर्ण करने का मतलब क्या होता है कि जो भी सिलेबस है, 100% सिलेबस है, उसको पढ़ना। जैसे मान लो अध्यापक की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अध्यापक का जो सिलेबस है उसको 5-6 घंटे देना, जिसमें आपने 3 सेगमेंट ले लिए। और इसमें ध्यान रखना होता है कि जब भी आप पाठ्यक्रम पढ़ो, तो कम से कम 50-60% सिलेबस एक साथ लेके चलो, ताकि क्या होता है, कॉन्फिडेंस रहता है। नहीं तो क्या होता है, जैसे कोई सामाजिक की तैयारी कर रहा है, अब पूरे दिन लोक प्रशासन पढ़ रहा है, और 10 दिन लोक प्रशासन पढ़ी, फिर समाज शास्त्र शुरू की, अब ऐसे करते करते वो 8वें सब्जेक्ट तक जाएगा, तब तक वो पहले वाला भूल जाता है। तो कोशिश ये करो कि एटलीस्ट, जैसे 500 का है आपके सिलेबस टोटल मार्क्स का, तो 500 में से कोशिश ये होनी चाहिए कि आप लगभग 300-350 का सिलेबस डेली पढ़े, लेके चले साथ में। तो इससे क्या होता है कि 300 का मतलब ये नहीं कि आप एक दिन में 300 कर लो, दूसरे दिन में 300, 2 दिन में कोर्स पूरा, वो नहीं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ जैसे जैसे 300 का सेकंड पेपर है सामाजिक का, अब उसमें 40 की इतिहास आती है, 40 का भूगोल आता है, 40 का जैसे इकोनॉमिक्स, मतलब मोटा मोटा ये ऐसे 120 के आसपास का है। तो ये अगर आप दिन में ये 3 पोर्शन पढ़ रहे हैं, तो ये 40% ये हो गया, और कुछ फर्स्ट पेपर का पढ़ रहे हैं तो 60% हो गया। ये 60% एक साथ लेके चलिए आप। कुछ बच्चे पूरा 100% लेके भी चलते हैं, तो 100% लेके चलने में थोड़ी दिक्कतें होती है, तो पाठ्यक्रम पूर्ण कीजिए और इसमें कोशिश करिए 50-60% एक साथ लेके चलो। ऐसा नहीं हो 10-20% लेके पूरा महीना पढ़ो, फिर वो बहुत गलत प्लानिंग हो जाती है। 1-2 घंटे एनालिसिस कर लो। अब बात आती है रिवीजन की, और रिवीजन किस समय करें, क्योंकि 6-7 घंटे पाठ्यक्रम पूर्ण करने में चले जाते हैं, 1-2 घंटे इधर चले जाते हैं, तो व्यक्ति में 8-10 घंटे क्वालिटी टाइम पढ़ाई होती है, इससे अधिक वैसे होती नहीं है। और इससे अधिक कोई बैठता है तो वो कोई या तो यूनिक हो सकता है या दिखावा कर रहा होता है। बाकी जनरली 10 घंटे से अधिक पढ़ाई मेरे से तो कभी हुई नहीं, और मैंने किसी को करते हुए, मेरे किसी साथियों को मैंने देखा नहीं। और फिर भी कोई कर रहा है तो फिर कोई ऐसा अपवाद हो सकता है, बाकी दिमाग की क्षमता है ना, वो 8-10 घंटे की है। तो इससे अधिक फिर वो ठीक है, बैठे रहो बल्ली बड़ी, याद होता नहीं है, इतना मैंने नोटिस किया है। अब आप मुझे कहोगे सर ये 2 चीजें तो हमने बढ़िया से कर ली, फिर रिवीजन हम कब करें, टाइम ही नहीं मिलता। तो रिवीजन के लिए 2-3 ऑप्शन है हमारे पास में। हम क्या कर सकते हैं, जैसे सोमवार मंगल बुध गुरु शुक्र ऐसे पढ़ लिया बढ़िया, शनि रवि 2 दिन बढ़िया रिवीजन कर लिया कि पीछे 4 दिन क्या पढ़ा था।
एक ये तरीका हो सकता है 5-2 का, जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि 5 दिन सप्ताह में पढ़ लो, 2 दिन रिवीजन कर लो। दूसरा ये तरीका हो सकता है कि 3 सप्ताह पढ़ लो, लास्ट चौथे सप्ताह महीने भर के अंत में बढ़िया पूरा एक बार देख लो वापस कि पिछले पिछले 3 सप्ताह में हमने क्या पढ़ा। या 20-25 दिन जो पढ़ा उसको लास्ट में 4-5 दिन कर लो। तो 3 सप्ताह पढ़ लो, चौथे सप्ताह रिवीजन कर लो और एनालिसिस साथ में चलते रहने दो। ये किया जा सकता है। और डेली रिवीजन का कोई मतलब आप सुबह पढ़ो, शाम को रिवीजन करो, ये तो फिर बोलता है, कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये है कि 5 दिन वीक में पढ़ लिए, 2 दिन रिवीजन कर लिया इन 5 दिनों का। या फिर ऐसे कर लो 21 दिन जो पढ़ा लास्ट या 21-22 जो भी 3 सप्ताह पढ़ा, वो लास्ट चौथे सप्ताह में उसका पूरा रिवीजन कर लो। तो इससे क्या होता है कि सारे कंटेंट जो है ना वो बेसिकली आपके घूमते जाएँगे। कोशिश ये करनी है कि कोई भी विषय वस्तु ज़्यादा से ज़्यादा 1 डेढ़ महीने से अधिक बिना रिवीजन की ना रहे। लगभग नज़रों के सामने एक बार आ जाए। हालाँकि शुरुआत में ये दिक्कत आती है जब अपन नया-नया पाठ्यक्रम पढ़ रहे होते हैं। लेकिन 1-2 बार कोर्स पढ़ने के बाद में ये समस्या फिर नहीं आती। फिर आपको 1 डेढ़ महीने के अंदर लगभग-लगभग सारी चीज़ें जो है वो कवर हो जाती है। तो इन चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखें। तो छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखते हैं ना तो बढ़िया अच्छा हो जाता है। अब मैं जब बच्चों से बात करता हूँ और जब उनकी असफलता के कारणों को